हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईपी इंस्टीट्यूट। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स और आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सबसे पहले मैकेनिकल एनर्जी का मतलब समझते हैं, फिर कंजर्वेशन की बात करेंगे। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज नॉन एज टोटल मैकेनिकल एनर्जी। हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी को यहाँ पे E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। एंड इफ the forces which are working on it are conservative in nature, then we say that the total mechanical energy is conserved. तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कब कहलाएगा? जब जितने भी फोर्सेस वर्क डन कर रहे हैं वो कंजर्वेटिव इन नेचर है। तो टोटल एनर्जी हमारी किसके बराबर रहेगी? इट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट एंड इट विल बी द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब हम इस कंजर्वेशन को प्रूव कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हम यूज करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम को। वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द टोटल वर्क डन, एंड वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर। एंड दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर हमने एक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ा। पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट कहता है द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास में दो इक्वेशंस आई। पहली है द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन, और यू कैन से द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं तो ऐड करने पे हमें मिलता है डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। दिस इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स प्लस माइनस एफ डॉट dx। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और हमारे पास जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का सम है वो 0 के बराबर आ जाता है। और यही स्टेटमेंट हमें बताता है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। अब बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की। यहाँ पे सबसे पहली प्रॉपर्टी कहती है मैकेनिकल एनर्जी की इट डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ द रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। दूसरा, मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तीसरी बात यहाँ पे की जा रही है कि अगर मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव आती है, इसका मतलब हम किसी बाउंड स्टेट की बात कर रहे हैं। बाउंड स्टेट से हमारा मतलब हुआ, फॉर एग्जाम्पल एक कोई एटम है, एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट। तो जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ये सब हैं, ये सब किसमें है? एटम में एक बाउंड स्टेट में है। तो यहाँ पे जो मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू आती है दैट इज नेगेटिव। या फिर हम एग्जांपल ले सकते हैं द सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड द प्लेनेट। जब वो सैटेलाइट प्लेनेट के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है तो उस केस में अगेन वो एक बाउंड स्टेट में है और उसकी मैकेनिकल एनर्जी नेगेटिव आएगी। हम सब जानते हैं काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। और हमें ये भी पता है कि टोटल एनर्जी जो है दैट इज द सम ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। हम यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी को T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी को हम K से रिप्रेजेंट कर देते हैं और पोटेंशियल एनर्जी को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को इधर लेके जाऊं तो दिस विल बिकम T माइनस V एंड दिस विल बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी। नाउ वी ऑल नो दैट काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर ये वैल्यू हमें पॉजिटिव चाहिए, इसका मतलब T माइनस V शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए, तो इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यू कैन से द T इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास में ये वाली कंडीशन क्या कहती है? ये कंडीशन कहती है कि जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है ये एक दूसरे से आपस में ट्रांसफॉर्म होती है। मतलब टोटल एनर्जी हमारे पास सम है, हो सकता है काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही हो लेकिन उस टाइम में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हमें टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रखनी है फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अगर
पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी। तो यहाँ पे जो सम आएगा दोनों का वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है वो आपस में इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है, और ये इनका सम हमेशा मेंटेन रहता है, दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसको समझते हैं कि किस तरह से कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास में ये पेन है, इस पेन को अगर मैं इस पॉइंट ए से, मेरे पास में ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए से मैं इसको उठा के यहाँ पॉइंट बी पे लेके जाती हूँ, तो जब मैं इसे ए से बी पॉइंट पे लेके जा रही हूँ तो मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ रहा है, अपने आप तो ये जा नहीं रहा। तो आई हैव डन सम वर्क, और वर्क करके मैं इस पेन को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेकर गई। जब मैं इसको ए से बी पॉइंट पे लेके गई तो आई हैव डन सम वर्क, और वो वर्क इस पर्टिकुलर पेन में एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया है अब, ठीक है। तो जो भी हमने वर्क डन किया इसको ऊपर लेकर जाने में, अब वो सारा का सारा वर्क डन इसमें एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। अब अगर मैं इस पेन को यहाँ से ड्रॉप कर देती हूँ तो ड्रॉप करते ही ये पेन नीचे आएगा, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है नाउ इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। और अगर ये वापस आके यहाँ पे सरफेस पे गिर जाता है, जब सरफेस पे गिरेगा तो अगेन इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और एट द एंड ये वापस फिर से सरफेस ऑफ द अर्थ पे आ जाएगा। कुछ इस तरीके से चलता है। बट हमने कहा कि मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व्ड है, कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है, मतलब सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ये हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, इसमें कभी भी कोई चेंजेस ना आए। तो इनको मैथमेटिकली हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। लेट्स टेक दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, और जब हम इसको ए से बी पॉइंट तक लेकर गए तो जो भी वर्क डन किया वो बी पॉइंट पे इसमें एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया, और पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh के बराबर। तो अगर मैं बी पॉइंट पे स्पेसिफिकली देखूं तो एट पॉइंट बी द टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी है mgh। अब क्योंकि अभी इस पेन के अंदर कोई वेलोसिटी नहीं है इस पॉइंट पे, तो वेलोसिटी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 0। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 है, लेकिन कुछ हाइट है इसकी, तो ड्यू टू द पोजीशन इसकी पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी। तो हमें इक्वेशन नंबर 1 मिल गई एट पॉइंट ए पॉइंट के लिए हमें ये इक्वेशन मिली है। दिस इज फॉर द पॉइंट ए, सॉरी बी पॉइंट की बात कर रहे हैं ना हम, तो ये बी पॉइंट पे हमें मिला है यहाँ पे। दिस इज एट द पॉइंट बी, ये बी पॉइंट की टोटल एनर्जी, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, अब हमने इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया, जैसे ही हम इसको ड्रॉप करेंगे ये नीचे की तरफ आएगा, जब ये नीचे की तरफ आएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, क्योंकि हाइट कम होती जा रही है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर से नीचे आता है तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है ड्यू टू द एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जब ये नीचे की तरफ आ रहा है वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो हम यहाँ पे कोई एक पॉइंट सी कंसीडर कर लेते हैं और देखते हैं कि इस सी पॉइंट पे इसकी टोटल एनर्जी कितनी है। फॉर एग्जाम्पल ये वाली जो हमने टोटल हाइट ले रखी है दैट इज इक्वल टू h, जो डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया दैट इज इक्वल टू x, एंड दिस डिस्टेंस इज h माइनस x। ये हमारे पास में आ गया। अब हम सी पॉइंट पे टोटल एनर्जी निकालना चाह रहे हैं, तो सी पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी आएगी एट सी, द टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब बी पे यहाँ पे mgs था, जब ये सी पॉइंट पे आया तो इसने x डिस्टेंस ट्रैवल कर ली और ये ए पॉइंट है हमारा, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट सी पॉइंट पे आएगा तो इसका मतलब
इसकी वेलोसिटी होगी यहाँ पे कुछ, इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो पहले इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज करके हम इसकी वेलोसिटी निकालेंगे ताकि हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर पाए। तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर के बराबर और पोटेंशियल एनर्जी है mgh के बराबर, और ये h हमारी हाइट कितनी है, h माइनस x के बराबर। ठीक है, तो वेलोसिटी निकलेगी फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज इक्वल टू 2ax, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। जब आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ ऊपर ऐसे खड़ा था तो अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। अब जैसे ही हमने इसको ड्रॉप किया, अब इसकी कुछ वेलोसिटी यहाँ पे है, तो इनिशियल वेलोसिटी इज 0 ओवर हियर व्हेन वी आर ड्रॉपिंग दिस पेन। तो इसकी v स्क्वायर कितनी आ जाएगी, 2ax। x कौन सा, वो डिस्टेंस जहां पे हम वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो वेलोसिटी v हैज बिकम 2ax रूट। ये आ गया हमारे पास। वैल्यू पुट कर देते हैं टोटल एनर्जी में, दिस विल बी इक्वल टू हाफ m, v स्क्वायर की जगह क्या आएगा, 2ax प्लस mgh। अब ये h हाइट, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे चाहिए हमें पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी में हाइट कितना है, h माइनस x के बराबर। तो वी विल बी राइटिंग h माइनस x। इसको सॉल्व करते हैं, E विल बिकम 1/2m 2ax प्लस mgh माइनस mgx। कुछ इस तरीके से हमें ये मिल रहा है। हम इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, ये जो एक्सलरेशन है, ये यहाँ पे एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो आप इसको g कर दीजिए, दिस विल बिकम g। तो हमें क्या मिला, E इज इक्वल टू mgx प्लस mgh माइनस mgx। mgx से mgx कैंसिल हो गया और टोटल एनर्जी एट C पॉइंट इज इक्वल टू mgh। और क्या यही एनर्जी हमें मिली थी B पॉइंट पे भी, हमें B पॉइंट पे भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी mgh के बराबर मिली, हमें C पॉइंट पे भी टोटल एनर्जी mgh के बराबर मिली। इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे कंजर्व्ड है। आप किसी भी पॉइंट पे देख रहे हैं, सब जगह पे आपको वो सेम मिल रही है। पीछे देख लेते हैं, देखो ये यहाँ पे mgh मिला है हमें B पॉइंट पे टोटल एनर्जी, और यहाँ पे भी टोटल एनर्जी C पॉइंट पे भी हमें mgh मिल रही है। अब एक बार वापस से जो A पॉइंट है, इस A पॉइंट पे देखते हैं कि कितनी एनर्जी आती है, ताकि A B C तीनों पॉइंट्स पे हमें एनर्जी मिल जाएगी। अगर सेम एनर्जी है, इसका मतलब हमारी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है। तो नाउ लेट्स फाइंड इट आउट एट द पॉइंट C। दिस इज B पॉइंट, this is the A point, here we have the C point, this is x distance, the total is h distance। अब देखो जब ये यहाँ पे नीचे गिरेगा, तो जब ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा तो उससे पहले उसकी एक मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, और वो मैक्सिमम वेलोसिटी किसके बराबर होगी, दैट विल बी इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx। x इज व्हाट, x इज द डिस्टेंस विच हैज बीन ट्रेवल्ड, तो हम इसको h ले लेते हैं, 2gh। u इनिशियली 0 है, तो v स्क्वायर किसके बराबर, 2gh के बराबर, या फिर जो वेलोसिटी आई दैट इज इक्वल टू 2gh रूट। ये हमें मिल गया। जब ये पॉइंट बिल्कुल नीचे आ गया तो हाइट हमारी ऑलमोस्ट 0 हो गई, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गई, जस्ट बिफोर टचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। टोटल मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर आएगी, द टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh। क्योंकि हमारी हाइट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 0 है, तो ये हमारी पूरी की पूरी वैल्यू 0 के बराबर हो गई। वी हैव गॉट ओनली हाफ mv स्क्वायर। अब v स्क्वायर किसके बराबर है, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, तो वी विल बी राइटिंग 2gh। 2 से 2 कैंसिल हो गया, जो टोटल एनर्जी एट पॉइंट A है दैट इज इक्वल टू mgh। अगेन वी हैव गॉट द सेम एनर्जी एट पॉइंट A दैट इज इक्वल टू mgh। तो A पॉइंट पे भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी mgh है, B पे भी mgh है, C पे भी mgh है।
It means the conservation of mechanical energy holds true in this case. तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. दिस इज हाउ दे आर कन्वर्टिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. लेकिन जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है दैट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, और यही हमारा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का प्रिंसिपल कहता है. ठीक है, आगे चलते हैं. Next is the example, some other examples of conservation of mechanical energy. अभी तो हमने एक पेन को नीचे से ऊपर फेंका था और फिर उसके बाद में देखा कि उसकी क्या वहां पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है क्या. अब हम बात करते हैं कुछ और एग्जांपल, जैसे कि एक सिंपल पेंडुलम का केस. सिंपल पेंडुलम में एग्जैक्टली क्या होता है, हमारे पास में यहाँ पे कोई भी ये एक फिक्स पॉइंट है जिससे एक थ्रेड से ये ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, इसको हम सिंपल पेंडुलम कह रहे हैं. सिंपल पेंडुलम के केस में जब ये यहाँ पे लोवेस्ट पॉइंट पे है तो इसकी हाइट 0 के बराबर है. इसका मतलब इसके पास में कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है. द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0. लेकिन अब हम इसे कुछ इनिशियल वेलोसिटी u से यहाँ से रिलीज करते हैं. जब रिलीज करते हैं तो ये किसी हाइट पे यहाँ पे जाएगा. जब ये किसी हाइट पे जाता है तो इसकी जो ये काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है पोटेंशियल एनर्जी में, और जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा तो इसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में. और हम जानते हैं काइनेमेटिक्स जब हमने पढ़ी थी तो काइनेमेटिक्स में हमने पढ़ा था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट पलटी मारता है, टर्न लेता है, तो टर्न लेते टाइम उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है. तो यहाँ से पेंडुलम यहाँ जाएगा और फिर वापस पलटी मार के आ जाएगा. तो जब ये यहाँ से टर्न बैक कर रहा है तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी यहाँ 0 है. तो जब वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, 0. तो एट दिस एक्सट्रीम पॉइंट, भाई पेंडुलम का एक्सट्रीम पॉइंट है ये, एक्सट्रीम पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी. फिर जब ये सिंपल पेंडुलम वापस यहाँ पे आएगा तो इस पॉइंट, इनको नेमिंग कर देते हैं पॉइंट्स को, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट. तो ए पॉइंट पे जब वापस आता है तो अगेन द कंप्लीट एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी. और ये जो ए और बी के बीच का रास्ता है इसके अंदर इट विल बी हैविंग सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी. लेकिन टोटल एनर्जी जो है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. एक बढ़ेगी तो दूसरी डिक्रीज होगी, बट जो दोनों का सम है वो कांस्टेंट रहना चाहिए. अब जब ये यहाँ पे वापस ए पॉइंट पे एक बार गया और जब वापस ए पॉइंट पे आया तो ड्यू टू द इनर्शिया ये यहाँ पे स्टॉप तो होगा नहीं, और अब ये पीछे की तरफ यहाँ पे किसी सी पॉइंट पे जाएगा. जब सी पॉइंट पे गया तो अगेन इसकी जो एनर्जी है वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और फिर यहाँ पे जैसे वेलोसिटी फिर से एक्सट्रीम पॉइंट पे 0 हो जाएगी जहां टर्न करेगा, फिर ये टर्न करके वापस आ गया. एंड दिस इज हाउ द वाइब्रेशंस ऑफ द सिंपल पेंडुलम टेक्स प्लेस, और यहाँ पे भी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई होता है. नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास मोशन ऑफ अ स्मॉल स्फेरिकल बॉल ओवर ए वॉच ग्लास. हमारे पास में एक कोई यहाँ पे ग्लास, वॉच ग्लास है और इसके अंदर हमने एक बॉल को ले रखा है. जब ये बॉल यहाँ है तो इसके पास में कोई पोटेंशियल एनर्जी mgh है. अब ये नीचे आएगी, जब इस पॉइंट पे आई तो इस पॉइंट पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट हैज बिकम 0, बट इट हैज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0. अब ये फिर से यहाँ से पॉइंट पे गया, इस पॉइंट पे द काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 0 एंड द पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम मैक्सिमम. एंड दिस इज हाउ दिस बॉल विल गो with the vibrations, with the oscillations in a watch glass. तो एक्सट्रीम पॉइंट्स पे काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है. जब ये बीच वाले पॉइंट्स जो है हमारे, बीच वाले पॉइंट्स किस किस के, ए, बी और सी, इनके बीच के जो पॉइंट्स है वहां पे जब हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है. जब बी से वापस ए आ रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है. ए से सी जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है. सी से ए आने पे पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज एंड काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज. सो दीज आर सम एग्जांपल्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. आगे बढ़ते हैं.
नेक्स्ट वी हैव डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में हमारे पास में बहुत सारी फॉर्म्स है। सोलर एनर्जी, हीट एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, देन वी हैव केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। ये बहुत तरह की फॉर्म्स प्रेजेंट है और ये सारी की सारी जो एनर्जीज हैं ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। इफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज आर टेकिंग प्लेस ओवर देयर, तो ये एक से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, बट जो सम टोटल रहता है एनर्जी का दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। So these are some different forms of energy. Then we have the Einstein's mass energy equivalence. Einstein's mass energy equivalence कहता है E is equal to mass into mc square. This is the mass energy equivalence. अगर हम इसकी प्रैक्टिकल लैंग्वेज में मतलब समझें तो मतलब ये है कि मास और एनर्जी अलग अलग एक दूसरे से कंजर्व नहीं है। मास और एनर्जी एक साथ जब लेते हैं तब हम इनको कंजर्व्ड मानते हैं, क्योंकि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी एंड एनर्जी कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू द मास। जैसे कि जितने भी स्टार्स है या फिर जो सूरज है उसके अंदर मास इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी। तो ये जो पहले जो क्लासिकल फिजिक्स थी उस क्लासिकल फिजिक्स में ये बोला जाता था कि जो मास है वो कंजर्व्ड है, वो कभी भी किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है। लेकिन फिर आइंस्टाइन ने मास एनर्जी इक्विवेलेंस दिया और बताया कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी, और जब ये E इज इक्वल टू mc स्क्वायर आया तो जो न्यूक्लियर फ्यूजन का फिनोमिना है, न्यूक्लियर फिजन का फिनोमिना है, इनको हम बहुत अच्छे से समझ पाए और इनके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो इस E इज इक्वल टू mc स्क्वायर ने एक्सप्लेन किया। तो मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द मास, एंड द टोटल एनर्जी, मास और एनर्जी दोनों कंबाइन होके हमेशा कैसे रहेंगे, दे विल बी कंजर्व्ड। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, अगर हम बल्ब ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अगर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक हीटर यूज किया तो उस वाले केस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है जब हम माइक वगैरह का यूज करते हैं। तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जीज का ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, वो इजीली ट्रांसफॉर्म हो जाती है। Then there comes the principle of conservation of energy. The principle of conservation of energy कहता है the total energy remains conserved, the energy can be transformed from one form to another form. तो जो एक बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं वो स्टेटमेंट कहता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। लेकिन अभी अभी हमने देखा कि भाई मास है तो मास से हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी बना रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे एक थोड़ा सा रिफाइंड इसका एक स्टेटमेंट दे देते हैं और हम कहते हैं फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। तो अगर हम इसका प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिखेंगे तो वी विल बी राइटिंग फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम the total energy remain constant. This is constant. अब अगर हमने नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को भी अगर ध्यान में रख लिया तो जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं तो उस केस में एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि अगर कोई भी एक गाड़ी चल रही है तो जब गाड़ी चल रही है या फिर अगर हमने अपने हाथों को एक दूसरे से रब किया तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। रब करते टाइम साउंड आता है तो देयर इज द कन्वर्जन ऑफ साउंड एनर्जी ऑल्सो। तो इस तरीके से जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस विल कम इनटू द प्ले देन टोटल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व्ड, लेकिन देयर विल बी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ऐसा भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है A bead slides without friction on a loop the loop track। एक हमारे पास में लूप द लूप ट्रैक है और उसके अंदर एक बीड बिना फ्रिक्शन के यहाँ मूव कर रहा है, मतलब फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट हमें नहीं लगाना है। रिलीज फ्रॉम अ टॉप हाइट h इज इक्वल टू 3.5 r। हमारी जो टॉप पे हाइट दे रखी है दैट इज इक्वल टू 3.5 r।
हमें किसी पॉइंट ए पे जहां पे हाइट कितनी है 2r के बराबर है, वी हैव टू फाइंड द स्पीड। तो हम यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहेगा, द हाफ mv स्क्वायर दैट इज काइनेटिक एनर्जी, दिस शुड बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। और हाइट कौन सी हो जाएगी, टॉप पे जो हाइट है माइनस जो ए पॉइंट पे हाइट है वो हाइट आ गई। तो हाफ mv स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू mg, टॉप पे हाइट कितनी दे रखी है 3.5r माइनस 2r, दिस विल बिकम m से m कैंसिल कर दीजिए, आपके पास में आ जाएगा 3.5 माइनस 2 मतलब 1.5r इंटू g। ठीक है, दिस इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2। इसे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे क्या आएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 1.5 इंटू r इंटू g। ठीक है, v स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा इसको डायरेक्टली 3rg लिख लेते हैं हम, 30rg आएगा तो 10 नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में v स्क्वायर आ जाएगा 3rg और सिर्फ v आ जाएगा 3rg रूट। दिस विल बी द वेलोसिटी दैट विल बी इक्वल टू रूट 3rg। अब वर्टिकल सर्किल वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तुम्हें पता होता है बॉटम पे कितना आता है रूट 5rg के बराबर, फिर हम 90 डिग्री पे जाते हैं रूट 3rg में आता है, फिर हम टॉप पे जाते हैं रूट rg वैल्यू आती है। तो ऐसे करके वहां पे हम डायरेक्टली यहाँ पे वेलोसिटीज देख लेते हैं। यहाँ हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल अप्लाई किया है, उसके बाद में हमने इस वेलोसिटी को निकाला। नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट इज द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन इट एट टॉप इफ इट्स मास इज 5 ग्राम। हमें नॉर्मल फोर्स बताना है। अब देखो जब टॉप पे कोई ऑब्जेक्ट है तो जो नॉर्मल फोर्स है वो भी वर्टिकली डाउनवर्ड है, जो mg फोर्स है वो भी वर्टिकली डाउनवर्ड है, और ये जो नॉर्मल और mg फोर्स है यही नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जब ये टॉप पे होगा तो हमारे पास में इक्वेशन क्या आ जाएगी, नॉर्मल फोर्स प्लस mg फोर्स, दीज आर प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r। हमें n पता करना है द नॉर्मल फोर्स, सो दिस विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r माइनस mg। हमने v स्क्वायर रूट 3rg है तो हम रूट को हटा देंगे, 3rg लिखेंगे डिवाइड बाय r माइनस mg, r से r कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 3mg माइनस mg। तो यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स आया दैट नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू 3 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 2mg, दिस इज द नॉर्मल फोर्स। ये हमारे पास में नॉर्मल फोर्स आ गया 2mg। तो हमने नॉर्मल फोर्स भी फाइंड आउट कर लिया और हमने वेलोसिटी भी पता कर ली। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग at 20 Newton stone falls onto a spring, how far does the spring compress। आप यहाँ पे सिचुएशन को एक बार इमेजिन करना, एक कोई स्प्रिंग है, फॉर एग्जांपल हमारे पास में यहाँ पे ये एक स्प्रिंग है, दिस इज द स्प्रिंग। अगर इसके ऊपर हम कोई भारी सा पत्थर डालते हैं तो जैसे ही हम भारी सा पत्थर डालेंगे ये तो पूरी की पूरी कंप्रेस हो जाएगी, कंप्रेस होके नीचे चली जाएगी। तो ये हमारा केस 1 है, जैसे ये पत्थर इसके ऊपर गिरा ये सारी की सारी कंप्रेस होके यहाँ पे कुछ ऐसे आ जाएगी। हमें क्या पूछा है, हमें बताना है कि भैया इसका जो कंप्रेशन है वो कितना हुआ, वो जो x की वैल्यू है इनिशियली ये पूरा था ये इतना, दिस वाज द हाइट h। अब हमारे पास में कितनी रह गई है, h डैश हाइट रह गई है। तो मतलब ये वाला जो पार्ट x है ये हमें पता करना है कि कितना कंप्रेस हुआ जब इस स्प्रिंग पे एक स्टोन आके गिरा। और ये जो स्टोन है इसका फोर्स कितना दे रखा है, F इज इक्वल टू 20 न्यूटन। ये स्प्रिंग पे गिरता है, स्प्रिंग कांस्टेंट K इज गिवन 1960 न्यूटन पर सेकेंड, न्यूटन पर मीटर। हाउ फार डज द स्प्रिंग कंप्रेस, तो हमें x पता करना है कितना कंप्रेस होगी। ठीक है, अब तुम एक बात देखो, जब मैंने तुम्हें स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था पोटेंशियल एनर्जी में तो तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी हम किसी स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेस करने पे जो भी हमने वर्क डन किया उसको कंप्रेस करने में
वो सारा का सारा वर्क डन उसमें एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो मतलब यहाँ पे जो भी ये स्टोन यहाँ ऐसे ऐसे मान के चलो, ये स्टोन यहाँ है, अभी यहाँ है, तो इसके अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी है mgh। अब ये नीचे गिरेगा, जब नीचे गिर के कंप्रेस कर रहा है स्प्रिंग को, तो इसका सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी कहाँ जा रहा है, उस स्प्रिंग को कंप्रेस करने में। तो जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोन की थी अब वो किस में कन्वर्ट हो गई, उस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में। तो स्टोन की पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारे पास, स्टोन की पोटेंशियल एनर्जी है mgh एट सम हाइट, और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हाफ kx स्क्वायर। अब हम ये h जो है, ये h भी हमारा किसके बराबर, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू x, ये भी हमारा x के बराबर। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। हमें कुछ दे रखा है क्या यहाँ पे, मास वगैरह, हमें मास नहीं दे रखा बट फोर्स दे रखा है। फोर्स किसके बराबर, mg के बराबर। तो हम इस mg को 20 न्यूटन लिख देंगे, इंटू x, न्यूटन नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ 20 लिख रही हूँ, इंटू x, दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू k, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना दिया है 1960, इंटू x स्क्वायर, एक स्क्वायर से ये x कट गया, इस 2 को इधर ले आओ, तो ये हो गया हमारे पास में 40 डिवाइड बाय 1960, दिस इज इक्वल टू x। तो कितना आ गया तुम्हारे पास, कंप्रेशन आ गया x इज इक्वल टू 4/196। इसको तुम फर्दर सॉल्व कर सकते हो, सिंपल मैथ्स है, ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। बस कॉन्सेप्ट क्या लगा है, कॉन्सेप्ट लगा है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। जो भी पोटेंशियल एनर्जी है वो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। पहले जो क्वेश्चंस दिए वहां पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, बट जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कैसी रहती है, दैट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। So this was about the conservation of mechanical energy. Thank you everyone. Thank you so much.